कि इतिहासकार नेपोलियन से समुद्रगुप्त की तुलना क्यों करते हैं, ठीक ना। मतलब किसी का तुलना क्यों किया जाता है, ठीक ना, कि उसी की तरह है ना। है जैसे कोई कहता है कि पढ़ लिख के भाभा हो गया है, तब भाभा का अर्थ क्या है कि होमो जहांगीर भाभा जो भारत के वैज्ञानिक थे महान, उनको से लोग तुलना करते हैं, ठीक ना, कि भाभा हो गया। कोई कहता है टाटा बिरला हो है, जिसका अर्थ क्या है, वो आदमी टाटा बिरला की तरह अमीर हो गया है, तो उसी का तुलना करने को बोलता है, ठीक ना। तो सबसे पहले नेपोलियन के बारे में समझते हैं। नेपोलियन कौन था, ठीक ना। तो ये फ्रांस एक शासक था, बहुत ही बहादुर था, युद्ध में जाता था, ठीक ना, तो दुश्मन का छक्का छुड़ा देता था। जिस तरह से कुत्ता को देखकर बच्चा भागता है, उसी तरह से, ठीक ना, समुद्रगुप्त को नेपोलियन को देखकर उसका दुश्मन थरथराता था, भागने लगता था, चिल्लाने लगता था, ठीक ना, कि समुद्रगुप्त आ गया युद्ध के मैदान में। तो देखिए समुद्रगुप्त, है ना, गुप्त साम्राज्य के महान शासक थे। उन्होंने अपने समय में अनेक युद्ध जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया था, जिस तरह से नेपोलियन किया था। उनकी युद्ध कुशलता, तेज रणनीति और लगातार विजय प्राप्त करने की क्षमता ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहने योग्य बनाया, ठीक ना। मतलब वो क्या करते थे, कोई भी युद्ध हार भी नहीं करते थे, जीतते गए, यहाँ पर क्षेत्र का क्या हो गया, विस्तार होता गया, ठीक ना। तो नेपोलियन की तरह वे भी अद्वितीय योद्धा और विजेता माने जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन। ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। अब आपके लिए 2 नंबर क्वेश्चन है। तो दूसरा क्या है भाई, कि बौद्ध एवं जैन धर्म की 2 समानता बताएं। तो दोनों एकदम सेम था, ठीक ना, कोई अंतर ही नहीं था। दोनों क्या था, तो सब कहें कि सबसे आपस में प्रेम करो, ठीक ना, मतलब जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव छोड़ो और सब कोई मनुष्य है, ठीक ना, सबको एक समान प्रेम दुलार करो। उसके बाद क्या किए कि इनका जो दोनों का भाषा था एकदम सरल भाषा था, जिसको एकदम आसानी से समझ में आ जाए, ठीक ना। पेचीदा भाषा नहीं थी कि इंग्लिश में आया बोल के चला गया, किसी को समझ में नहीं आए। मतलब ये जो जन भाषा का प्रयोग करते एकदम देहाती भाषा का, ठीक ना, जिससे स्थानीय लोग समझ सके, उस भाषा का नाम था पाली, ठीक है। तो देखिए दोनों धर्म में अहिंसा पर जोर दिया गया, मतलब मारपीट नहीं करना है, सभी को प्रेम करना है, सब जीव जंतु है, ठीक ना, सभी जीवों के प्रति करुणा का संदेश दिया, ठीक ना। दोनों ने यज्ञ बलु पशु बलि जाति व्यवस्था का विरोध किया। इनके उपदेश में सत्य संयम ब्रह्मचार्य आत्म संयम का महत्व था। दोनों धर्मों का प्रचार प्रसार के लिए सरल भाषा कौन सा उसमें था, पाली और प्रकृत में किया, ठीक ना, ताकि आम लोग क्या कर सके, इनके बातों को समझ सकें। अगला क्वेश्चन पाते हैं, आईने अकबरी के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक ना। तो आईने अकबरी एक किताब है, आईने अकबरी क्या है, पुस्तक है, जिसका लेखक है अबुल फजल, ठीक ना, जिसका लेखक कौन है, अबुल फजल। तो ये किताब का एक भाग हो सकते हैं, मतलब आईने अकबरी क्या है, किताब का एक भाग है। कौन सा किताब का, तो अकबरनामा का, मतलब अकबरनामा एक किताब है, उसी का एक भाग है आईने अकबरी, जिसको कौन लिखे हैं, अबुल फजल। और ये 3रा अध्याय है, ठीक ना। तो देखिए आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का 3रा भाग है। पता था ना कि आईने अकबरी क्या है, ठीक ना। तो अकबरनामा एक किताब है, उसी का 3रा भाग है, जिसका लेखक कौन है, अबुल फजल है, ठीक ना। इसमें क्या है, इसमें प्रशासनिक नियम कि किस तरह से राजा को शासन व्यवस्था था, ठीक ना, पुलिस था, दरोगा था, ठीक ना, जमींदार था, क्या था, थानेदार था, इस तरह से पंच था, सरपंच था, कर व्यवस्था, ठीक ना। अब राजा के पास पैसा कैसे आता था, जैसे हम लोग पास टैक्स देते हैं, तो टैक्स व्यवस्था क्या था, ठीक ना, कहाँ कहाँ से राजा अपना मतलब शासन चलाने के लिए कर लेता था, सेना कैसा नियुक्ति होता था, कृषि कैसा था, धर्म क्या था, कला साहित्य संस्कृति का विस्तार का विवरण है। यह पुस्तक मुगल कालीन भारत के समाज और शासक का महत्वपूर्ण, ठीक ना, ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। तो इसको पढ़ने से हम लोग जान जाएंगे कि मुगल काल में, ठीक ना, क्या क्या था, प्रशासनिक नियम क्या था, ठीक ना, मतलब किसी को मर्डर करने पर कौन सा सजा होता था, गाली देने पर क्या होता, किसी को मार कपाब फाड़ दिए तो उसके लिए सजा कौन होगा, प्रशासनिक नियम। उस तरह से कर राजा कितना, मतलब कोई 10,000 रुपया कमा रहा है तो कितना देगा, ठीक ना, कोई 1 बीघा जमीन है उसमें अनाज उपजा रहा है तो उसमें कितना किलो अनाज राजा का पहुँच जाएगा, ठीक ना। अलग अलग खेत होता था, कोई बंजर जमीन है जहाँ उपजाऊ जमीन है
तो उपजाऊ जमीन से अलग टैक्स का नियम था, वो बंजर जमीन से अलग टैक्स का नियम था, सेना में कैसे भर्ती हो सकता है, कौन सेना में भर्ती हो सकता है, ये सब। कृषि का नियम था, ठीक ना, कि कौन मौसम में कौन सा खेती करना है, उसके लिए व्यवस्था क्या था, नहर था, सिंचाई के माध्यम क्या था, कुआं था, धर्म सब धर्म कैसा था, सब एक समान था, ये सब की क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। ठीक है। अगला देखो भाई, ठीक ना, तो अगला है झूम खेती। अगला क्या है, झूम खेती। तो झूम खेती का अर्थ क्या है, मतलब ये लोग एक जगह स्थायी रूप से खेती नहीं करते थे, ना, जंगल के काटे और फसल रोपे, लगातार 2 साल 3 साल किए, और देख रहा है कि उर्वरा शक्ति मजबूत है, मतलब मजबूत का अर्थ क्या है कि फसल अच्छा हो रहा है, ठीक ना, कम लागत में फसल अच्छा हो रहा है, ठीक ना, तो खेती करते थे। और जैसे जैसे नहीं, अब खेती क्या हो रहा है, से अनाज कम उत्पादन हो रहा है, ठीक ना, तो जगहों को छोड़ कर चल जाते थे, समझता था कि अब ये खेती लायक जमीन ये बंजर हो गया, तो उसको छोड़ के लोग क्या करते, दूसरा जगह चल जाते हैं, और दूसरा जगह पेड़ पौधा काट के साफ करते हैं, फिर 2-3 साल वहाँ पर क्या किए, खेती किया, फिर उसको छोड़ के अगला जगह चला गया, ठीक ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, झूम खेती। तो झूम खेती भारत के कहाँ होता है, उत्तर पूर्वी राज्य में होता है। ये एकदम क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक ना, कि झूम खेती भारत के किस राज्य में होता है, तो उत्तर पूर्वी राज्य में, जैसे असम हो गया, ठीक ना, पूर्वोत्तर राज्य कर सकते हैं, मेघालय हो गया, ये सब की जाने वाली पारंपरिक कृषि पद्धति है, मतलब पुराने जमाना का है, अब आधुनिक खेती भी होने लगा है। इसमें किसान जंगलों काट कर और जलाकर जमीन साफ करते हैं, फिर कुछ वर्षों तक वहाँ खेती करते हैं, और जमीन की उर्वरता कम होने पर खेत छोड़कर और दूसरी जगह पर क्या होते हैं, खेती करना शुरू कर देते हैं। इसे स्थानांतरण खेती भी कहते हैं, मतलब झूम खेती का दूसरा नाम क्या है, स्थानांतरण खेती। यदि आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक ना, तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक ना, 94 72 97 47 85, तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जोड़ सकते हैं, यहाँ पे आप लोग का पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं तो दूसरा उपाय है, ठीक ना, कि वीडियो को रोक कर, मतलब क्या कीजिए, अपने हाथों से लिख लीजिए कॉपी पे। अगला है, संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ, इसके नेता कौन थे। संथाल एक आदिवासी लोग हैं, ठीक ना, एक आदिवासियों की जाति है, जनजाति है। तो इनके साथ क्या हो रहा था, अंग्रेज भी लूट रहा था, जमींदार भी शोषण कर रहा था, और साहूकार भी लूट रहा था। मतलब साहूकार का जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग थे, ठीक ना, तो पैसा उसको सूद पर देते थे, 10,000 दिए और 20,000 एक महीने में हो जाता था, इस तरह से लूटता था। जमींदार लोग क्या करते थे, शोषण करते थे, मतलब अपने खेत में काम करवाते थे भर दिन, और खाने के लिए कुछ दे दिए, थोड़ा सा मोटे में बांध दिए, यही तुम्हारा हो गया। अंग्रेज भी लूट रहे थे, ठीक ना, तो चारों तरफ से दबाए जा रहे थे। तो इसलिए संथाल विद्रोह कब हुआ, 30 जून 1855 का आरंभ हुआ था, ठीक ना। आरंभ होने का प्रमुख कारण क्या था, तो यह विद्रोह ब्रिटिश सरकार के अत्याचार, जमींदार और महाजनों के शोषण के खिलाफ था, ठीक ना, तीनों के खिलाफ था। इसके प्रमुख नेता कौन थे, सिद्धू थे, कान्हू थे, चांद थे, और कौन थे, भैरव थे। चारों का नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूरी पूछता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो कब हुआ था, 30 जून 1855 को। इसका प्रमुख नेता कौन थे, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव, ठीक ना। मान लीजिए कभी पर याद कर लिखो चीज, सिंधु कान्हू, तो पहला ऑप्शन दे दिया, और नीचे जाकर दूसरा में दिया सिंधु कान्हू चांद और भैरव भैरव, तो क्या होगा, जो उसमें चारों है वो सटीक आंसर होगा, ठीक ना। मतलब बहुत बच्चा क्या करता है, ऑप्शन देखा पहले में है सिंधु और कान्हू, ये टिक मार दिया, नीचे देख रहा है कि दूसरा में तो नहीं था, चारों ऑप्शन था, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव, इसलिए चारों ऑप्शन जिसमें रहेगा वह आंसर होगा। संथाल समुदाय ने हथियार उठाकर अंग्रेजों के शासन की चुनौती दी, परंतु अंतर विद्रोह क्या कर दिया, दबा गया। मतलब जो संथाल लोग थे पूरा एकदम जी जान लगा दिए अंग्रेज के विरुद्ध, जमींदार के विरुद्ध और साहूकार के विरुद्ध, लेकिन इनको हार मानने पड़ गया। हार मानने मतलब इनका मतलब कमर टूट गया एक तरह से, फिर इनके पास इतना संसाधन नहीं था, तीर धनुष से युद्ध करते थे, इधर आधुनिक हथियार था अंग्रेजों के पास, थी ना, तो संथाल को एक तरह से हार हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, तात्या तोपे कौन थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई,
तो तात्या तोपे 1857 का जो क्रांति हुआ था, जिसको कहते हैं भारत की प्रथम क्रांति, तो उसमें भाग लिए थे और रानी लक्ष्मीबाई के साथ दिए थे। ये गुरिल्ला युद्ध भी करते थे। गुरिल्ला युद्ध का अर्थ क्या है कि ना कि अंग्रेज के सामने से नहीं आते थे युद्ध करने के लिए, लुक छिप कर युद्ध करते थे। बस देखिए कि 5 लोग अंग्रेज हम मार दिए, फिर गायब हो गए, फिर अंग्रेज को लूटे, मारे पीटे, फिर गायब हो गए, ठीक ना। तो इसी को कहते हैं गुरिल्ला युद्ध, ठीक ना। तो माहिर थे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ भी क्या किए थे, मिलकर 1857 के विद्रोह में साथ दिए थे। लेकिन किसी ने इन्हें धोखा से क्या कर दिया, पकड़वा दिया, जैसे बुलाया पकड़वा दिया, है ना। तो इनको शिवपुर में फांसी दे दिया गया अंग्रेज के द्वारा, है ना। तो देखिए तात्या तोपे 1857 की क्रांति का प्रसिद्ध सेना नायक थे, है ना। उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अन्य क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। वे गुरिल्ला युद्ध कला के माहिर थे। धोखे से पकड़े जाने के बाद है ना, अंग्रेजों ने 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में क्या कर दिया, इनको फांसी की सजा दे दी, है ना, मतलब फांसी पर लटका दिया। अगला क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की 2 विशेषताओं को बताएं, है ना। तो यहाँ की जो नाली था ना, ईंट का बना हुआ था और सब ईटा जो था नाली ढका हुआ था पत्थर से। किससे ढका हुआ था, उसमें कूड़ा करकट नहीं जाए, नाली का पानी रोड पर नहीं जाए, है ना। एकदम बहुत सुनिश्चित तरीका से बनाया हुआ था कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब बीच बीच में होल भी दिया हुआ था। होल क्या था, जैसे इनसे पानी जा रहा है, अब बीच में होल है, तो होल किस लिए दिया जाता है कि जो गंदगी है, मिट्टी है, ठीक ना, होल में जमा हो जाए और वहीं पर निकाल के साफ करके भी दिया जाए, ठीक ना, कि आगे जो रास्ता है ब्लॉक नहीं हो। तो होल का व्यवस्था मतलब चेम्बर होता ना, कि घर में चेम्बर दिया था, चेम्बर का कि जो पाइप है वो नली है, ठीक ना, तो वो जाम नहीं हो। तो हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था अत्यंत उन्नत थी। पहली नालियां ईंटों से बनी और ढकी हुई थी ताकि गंदगी बाहर ना फैले। दूसरी, प्रत्येक घर की नाली मुख्य सड़क की नाले से जुड़ी होती थी, जिससे पानी आसानी से बहकर निकल जाता था। यह आधुनिक नगर योजना जैसा था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, करबाल 14 वर्ष क्या है। करबाल कार्बन 14 क्या है या करबाल क्या लिखा गया है ना। करबाल क्या है होना चाहिए तो क्वेश्चन। तो करबाल है ना, मुस्लिम समुदाय के एक धार्मिक आयोजन है, ठीक ना। ये लोग मुसलमानों के एक तरह से आयोजन है, त्योहार है। यह 680 ईसा पूर्व में हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों करबाल इराक में शहादत की स्मृति में मनाया जाता है। इसे शोक, बलिदान और सत्य के लिए संघर्ष का प्रतीक माना जाता है, ठीक ना। मतलब इनके जो साथी थे 72 गो इमाम हुसैन, उनको क्या किया गया था, शहादत हो गया था, मतलब मार दिया गया था। तो इसलिए मुसलमान समुदाय के लोग करबाल मनाते हैं, ठीक ना। लगता है कि ये अलग से क्वेश्चन कार्बन 14 होना चाहिए था कि विधि क्या है, लेकिन देख लेंगे हम। देखिए लोथल क्या है, ठीक ना। तो लोथल क्या है, तो लोथल एक बंदरगाह है। कहाँ पे है, गुजरात में। साबरमती जो नदी है, तो उसकी एक सहायक नदी वहीं पर स्थित है, ठीक ना। इतिहास अध्ययन में इनका क्या महत्व है, ठीक ना। तो यहाँ से व्यापार होता था, ठीक ना। हड़प्पा काल में क्या होता था, व्यापार होता था, ठीक ना। यही इसका महत्व है। क्या क्या का व्यापार होता था, तो मोती का, आभूषण का, ये सब का। देखिए तो लोथल गुजरात में साबरमती नदी के उपनदी पर स्थित है, ठीक ना। मतलब साबरमती जो नदी है उसकी सहायक नदी पर स्थित है लोथल। यह हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख क्या था, व्यापारिक और समुद्री केंद्र था, ठीक ना। मतलब व्यापारिक केंद्र भी था और समुद्री बंदरगाह भी था। यहाँ से मतलब एक्सपोर्ट किया जाता था, आयात निर्यात होता था, ठीक ना। यहाँ से प्राचीन डाक यार्ड, मोती, आभूषण बनाने के प्रमाण मिले हैं। लोथल से उस समय समुद्री व्यापार और शिल्प कला के उच्च विकास का पता चलता है, ना। अगला है कि विश्व के 7 आश्चर्यचकित स्थान के नाम बताना है, या मतलब कर सकते हैं स्मारक का नाम बताना है, ठीक ना। तो विश्व के 7 आश्चर्य
है, पहला में है मिस्र का पिरामिड, है ना, कौन है, मिस्र का पिरामिड। दूसरा में है बेबीलोन के हैगिंग गार्डन, है ना, मतलब झूलता हुआ, हवा में झूलता हुआ झूला है ना। स्पेसिस का आर्टोमिस मंदिर, ओलंपिया में ज्यूस की मूर्ति, है ना, हेलिका नासस का मकबरा, रोडस का पोलास और अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस, है ना, और ताजमहल, है ना, 8वां जुबा में। साथ ही पूछा है ना, और क्या है उस पर, आगरा का ताजमहल, ये सब क्या है, अद्भुत निर्माण कला का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका क्या था, है ना। जैसे अभिवादन क्या है, जैसे आधुनिक युग में स्टूडेंट का कहता है गुड मॉर्निंग सर, या जब आप दादा की उम्र के लोग मिलते होंगे तो आपस में क्या कहते हैं, राम राम कहते हैं, है ना, जय श्री राम, इस तरह से अभिवादन करते हैं, है ना। मुसलमान लोग जो आपस में मिलते हैं तो सलाम बोलते हैं, है ना, सलाम वालेकुम, इस तरह से। तो उस तरह से अभिवादन क्या है, तो मुगल दरबार में कोई फरियादी आता था, है ना, राजा से मिलता था, तो किस तरह से वो अभिवादन करता था, मतलब उसका क्या करता था, प्रोटोकॉल जो होता है, मतलब नियम कानून था प्रणाम करने का, सलाम करने का। तो मुगल दरबार में राजा के सामने आने पर विशेष अभिवादन पद्धति अपनाई जाती थी। मुगल काल में पहला सलाम, जो झुककर किया जाता था, इस तरह से, है ना, सलाम देखे होंगे कोई फिल्म में। उसके बाद क्या था, कुर्नी से दोनों हाथ को बांध कर और झुकना पड़ता था। कुर्नी में क्या था, इस तरह से बांध दिया था, ऐसे झुकता था। ये भी फिल्म में कोई कोई में देखोगे इस तरह से झुकते हुए, है ना, पुराना कोई फिल्म देखोगे। वैसे से जमींदोज में जमीन को छूकर आदर प्रकट किया जाता था। ये 3 तरीका था जो बादशाह के सामने, है ना, क्या होता, सम्मान और निष्ठा जताई जाती थी। पहला कौन था, सलाम। दूसरा क्या था, कुर्निश। और तीसरा क्या था, है ना, जमींदोज। क्या था, जमींदोज। अगला क्वेश्चन है, कमल महल क्या है। तो कमल महल से ही मानते हैं कमल के फूल की तरह था। मध्य प्रदेश में है ना, कहाँ का है ना, तो मांडू में है। कहाँ पे है, ये मांडू में है ना, मांडू कर दीजिएगा, ये मांडू में है, मध्य प्रदेश का। एक ऐसा डिजाइन है तो कमल के फूल की तरह देखने में लगता है ना। और यहाँ पे क्या होता था, जो राजा तब विश्राम करता था या कोई विशेष योजना होता था, वहीं पे क्या करता था, अपने मंत्रियों से बातचीत करता था, है ना। तो कमल महल मध्य प्रदेश के मांडू में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत है। इसका आकार कमल के फूल जैसा है, इसलिए इसे कमल महल कहा जाता है। इसका उपयोग राजा के विश्राम स्थल और राजकीय बैठक के लिए होता था। यहाँ की वास्तुकला अफगानी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है ना। मतलब डिजाइन में जो अफगानिस्तान के लोग बनाते थे उसी तरह से यहाँ पे कुछ कुछ डिजाइन बनाया हुआ है, पूरा पूरा डिजाइन बनाया हुआ अफगानिस्तान से मिलता जुलता है। अगला क्वेश्चन है, याद रखने वाला है ना, कि हड़प्पा सभ्यता के 4 गो प्रमुख केंद्र के नाम बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख कौन है, हड़प्पा जो पाकिस्तान में पड़ता है। दूसरा कौन है, मोहनजोदड़ो, वो भी पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा नगर भी कहते हैं। लोथल, है ना, गुजरात के बहादुर पड़ता है, ये बंदरगाह भी है। और चौथा क्या है, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। इन स्थानों से उस समय के नगर नियोजन, है ना, व्यापार, कला और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है। अगला है विशाल अनागार पर टिप्पणी लिखें, है ना। अनागार मतलब हुआ अनाज रखने वाला गोदाम, है ना, अनाज रखने वाला गोदाम। ये बहुत बड़ा बड़ा होता था, एक लाइन में 40-40 गो, ठीक है, उधर 40 गो। धूप आने की व्यवस्था था, है ना, मतलब क्या हो सके, अनाज सड़े नहीं। तो मोहनजोदड़ो में स्थित विशाल अनागार ईंटों से बना था और इसमें अनाज संग्रहित करने के लिए बड़े बड़े कमरे थे। यहाँ अनाज को सुरक्षित रखने और वितरण के लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। यह दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता में संगठित प्रशासन और कृषि पद्धति उपलब्ध थी, ठीक ना। यह है आज का लास्ट क्वेश्चन। टोटल 30 क्वेश्चन है, ठीक ना। तो अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा।
क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में शव के दाह संस्कार के कितने प्रकार मिले हैं, है ना? तो वहाँ पे 3 प्रकार के मिला है। क्या मिला है? 3 प्रकार के। पहला क्या है कि लाश को जला दिया जाता था, दूसरा क्या, लाश को दफना दिया जाता था, है ना? और तीसरा मिला है कि लाश को मतलब कुछ जलाया जाता था और कुछ दफनाया जाता था, है ना? कुछ जलाया जाता था, कुछ का क्या था, दफनाया जाता था। जैसे हमारे हिंदू धर्म में ऐसा होता ना कि लाश को जलाया जाता है और कुछ बचता है तो उसको प्रवाह किया जाता है गंगा जी में। तो उसी तरह से कुछ लोग क्या करते थे, लाश को जलाते थे, कुछ जो बचता था जमीन में गाड़ते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से 3 प्रकार के संस्कार पाए गए हैं। पहला कुछ पुण्य दाह संस्कार, है ना? पहला क्या है? पुण्य दाह संस्कार, जिसमें शव को पूरी तरह जलाया जाता था, है ना? मतलब कुछ नहीं बचना चाहिए। दूसरा क्या है? आंशिक दाह, है ना? उसमें क्या होता था कि लाश को कुछ जलाया जाता था और कुछ भाग को जमीन में गाड़ दिया जाता था। तीसरा समाधि, इसमें शव को जमीन में दफना दिया जाता था। इससे विभिन्न धार्मिक मान्यताओं का पता चलता, मतलब इससे मालूम चलता है कि हड़प्पा काल में 3 तरह की धार्मिक मान्यता थी। कुछ लोग जला रहे हैं, कुछ लोग दफना रहे हैं और कुछ कर रहे हैं आंशिक दाह कर रहे हैं, मतलब जला भी रहे हैं और दफना भी रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। तो 3 तरह के वहाँ पे ऐसा मानना है कि मान्यता प्रचलित थी।